हेलो मैडम, कैसी हो? कहाँ की मैडम? क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कभी सीटेट का एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और एकदम अच्छा वाला स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। बस, ये है मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप। इस ऐप में पेड नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स विद आंसर कीज, एनसीईआरटी की बुक्स और हिमांशी मैम के नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं। और तो और स्टडी मटेरियल के वीडियो लिंक्स भी अवेलेबल हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी टेंशन ही मिटा दी। अभी गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करती हूँ। आप भी डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप, और करें तैयारी टेंशन फ्री। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास रहने वाली है ईवीएस से संबंधित, जिसमें हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा। ऑनलाइन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है इन सारे के सारे क्वेश्चनों की। भले ही आपको ये अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पर जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग इस सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद में शुरू करते हैं आज की अपनी यह बेहतरीन क्लास। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। लिखा है कि ईवीएस संक्षेपण डॉट डॉट अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि जो ईवीएस संक्षेपण है ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। सभी को पता है कि ईवीएस ये जो है ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है एनवायरमेंटल स्टडीज, दूसरा दिया गया है एनवायरमेंटल साइंस, जबकि तीसरा दिया गया है एनवायरमेंटल स्किल्स, चौथा ऑप्शन दिया गया है एनवायरमेंटल सीसेंज। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ईवीएस का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन सभी लोग पढ़िए, लिखा है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल स्टडीज। कई सारे लोग इसको एनवायरमेंटल साइंस भी कह देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सभी लोग। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा है खाद्य श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन लिखा है ऊर्जा का प्रवाह, तीसरा ऑप्शन लिखा है उष्णता, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो प्रकृति के नियमों से संचालित ना होकर के हमारे द्वारा यानी कि मनुष्यों के द्वारा संचालित होती है। तो आपको इसमें साफ साफ पता चल रहा है, जो ऑप्शन नंबर 4 है वहाँ पे लिखा है मानव प्रेरित, मनुष्यों के द्वारा प्रेरित की गई या फिर बनाई गई जो श्रृंखला होती है वो प्रकृति के द्वारा संचालित नहीं होती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला की, तो सभी को पता है कि जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रकृति के द्वारा संचालित होती है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो भी प्राकृतिक ही होता है, और जो उष्णता होती है वो भी प्राकृतिक रूप से ही होती है। इसीलिए जो इसमें से सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है वनों को काटने का परिणाम होता है। अगर हम वनों को काटते हैं या फिर हम वनों को समाप्त कर देते हैं तो इसका हमें क्या परिणाम देखने को मिल सकता है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वर्षा और नमी में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन लिखा है आपके सामने उष्णता में कमी, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है उपरोक्त सभी। तो आप लोग आंसर करेंगे एक बार, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर लीजिए और अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिए जो लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो है अब इतना आसान बचा नहीं है। बहुत ही कम लोग सीटेट का एग्जाम पास कर पा रहे हैं। इसलिए नियमित रूप से आपको प्रैक्टिस करनी है और सभी की सभी क्लासें अटेंड करनी है और मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है अगर आपको हिमांशी मैम के सभी नोट्स फ्री में पढ़ने हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्या होने वाला है? वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया उनका सही है। कई सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 भी कर लिया होगा, उनका सबका ये हो जाएगा गलत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है देश की सबसे बड़े खारे पानी की झील का क्या नाम है।
हमारे देश की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आपको उसका नाम बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से सभी लोग आंसर करेंगे, क्या सही आंसर रहने वाला है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है सांभर झील, दूसरा दिया गया है चिल्का झील, तीसरा ऑप्शन है पुलिकट झील, जबकि चौथा ऑप्शन है पेंगोंग सुलेक यानी कि पेंगोंग झील। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वह है चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील जो है ये हमारे देश की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठाया गया है आपके एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक बार पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। लिखा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण निम्नवत हैं। तो सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन करने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है परियोजना कार्य, दूसरा लिखा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा लिखा है जर्नल लिखना और चौथा लिखा है विचार मानचित्रण। तो आंसर कर दीजिए फटाफट। प्राथमिक स्तर 1 से लेकर के 5 तक की जो क्लासें होती हैं उनको हम कहते हैं प्राथमिक स्तर की क्लासें। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्षेत्र भ्रमण। क्या रहने वाला है? क्षेत्र भ्रमण इसका सही आंसर है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर हैं और पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण जो है वो सबसे बेस्ट क्या होने वाला है? क्षेत्र का भ्रमण करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। बिल्कुल ही सामान्य सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बन भी चुका है। सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, जबकि चौथा है आर्कटिक महासागर। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। इसका सही आंसर रहने वाला है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है अधोलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है भूमि के रूप, दूसरा है मृदा, तीसरा है बस्तियां और चौथा है खनिज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर कर लेंगे, हमें विश्वास है। भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। बाकी अगर हम खनिज की बात करें तो ये भी भौतिक पर्यावरण का तत्व में आती हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। बस्तियां जो हैं वह क्या है? भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है उसे जांच के लिए ले जाना, क्योंकि तीसरा ऑप्शन है नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, और जो ऑप्शन नंबर 4 है वह है उसे स्वाध्ययन के लिए निर्देश देना। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? मातृभाषा शिक्षण के लिए मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है स्वाध्याय पद्धति, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन पद्धति, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट की पद्धति और चौथा ऑप्शन है खेल पद्धति। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर सभी का निकल आएगा इस क्वेश्चन के लिए। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम खेल पद्धति को अपनाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बताने हैं कि आपके 20 में से क्वेश्चन जो हैं वो सही निकलने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपके एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य कौन सा ऑप्शन नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों के मन को भ्रमित करना, और जबकि ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो फटाफट आंसर करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे लोग गलत आंसर इसका करने वाले हैं। तो सभी लोग बताइए क्या सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सभी लोग आंसर करिए एक बार।
इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि पजल और पहेली को इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि वो क्या करें, हमेशा भ्रमित ही रहें। यहाँ पे उद्देश्य जो नहीं है वो सिर्फ भ्रमित करना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें भ्रमित होने के साथ साथ में उनको उस भ्रम का आनंद भी मिल रहा है, यानी ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में पूछा गया है, इसीलिए ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। किसी भी बालक को भाषा की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है प्रादेशिक भाषा और चौथा है द्वितीय भाषा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर आ चुका होगा आप लोगों का। किसी भी बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने के लिए जो माध्यम होता है वह होता है मातृभाषा। क्या होता है? मातृभाषा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। शैक्षणिक भ्रमण जो करवाए जाते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना होता है, या फिर छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना होता है, सामाजिकरण को बढ़ावा देना होता है, या फिर टीम भावना बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी को आंसर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप लोग कभी भी घूमने गए होंगे, तो आप लोग अपने विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तो आपका भी शैक्षणिक भ्रमण जो है गया होगा, तो वहाँ आप लोगों ने क्या सीखा? टीम भावना बनाना सीखा, सामाजिकरण को बढ़ाना सीखा, या फिर आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि ये क्या है, ये ताजमहल है, या फिर ये लाल किला है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। पानी की कमी का क्या तात्पर्य है? जल संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। आपके घर के आसपास जल संसाधन उपलब्ध हैं, जितना आपको जल चाहिए उतना आपको उपलब्ध हो रहा है, तो क्या ये पानी की कमी में आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका हो ही नहीं सकता। दूसरा है खारे पानी का अत्यधिक उपयोग, ये भी नहीं होने वाला। तीसरा है जल संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता। अगर हमें जल संसाधन उपलब्ध ही नहीं है तो हम कहाँ से अपना जल लेने जाएंगे? अगर हमारे आसपास कुआं नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, हैंडपंप नहीं है, तो हम कहाँ से पानी लेकर के आएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। पानी की कमी का तात्पर्य है जल संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण में मृदा का अध्ययन किसके नाम से जाना जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। भूमि विज्ञान, कालक्रम, भूकंप विज्ञान, या फिर मृदा विशेष ज्ञान के नाम से। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सभी लोग। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस नाम से जाना जाता है? भूमि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ईवीएस पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, या फिर किसी को भी नहीं? ये आपको बताना है। ईवीएस पाठ्य योजना निर्माण यानी कि पाठ किस प्रकार से पढ़ाना है, अभी इस चीज का क्या हो रही है, योजना बनाई जा रही है। तो योजना कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा। तो इसका जो लाभ मिलेगा वो किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा शिक्षक को ही मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक उसने पढ़ाया नहीं है। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न अनुसार है। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम तक मूल्यांकन, या फिर अधिगम का मूल्यांकन। सभी लोग आंसर करेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन निम्नानुसार है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? क्या स्वच्छता वर्ष घोषित किया था, वन संरक्षण वर्ष, सतत विकास का वर्ष, या फिर मृदा संरक्षण वर्ष? तो 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सतत विकास का वर्ष घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग का कौशल। मानचित्र अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको ये बताना है कि आवश्यक कौशल कौन सा इसमें शामिल है।
दूसरा ऑप्शन लिखा है एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन लिखा है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि मानचित्र से 2 से 3 क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में बनने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक क्वेश्चन में शामिल होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख या फिर किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च, 23 दिसंबर, 26 जनवरी या फिर 5 जून। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। ये मनाया जाता है 5 जून को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। सभी लोग आंसर करिए। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। बच्चों को क्या नहीं पता है इसका, बच्चे क्या जानना चाहते हैं इसका, या फिर यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, बच्चे की याद करने की क्षमता। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे क्या जानना चाहते थे। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सभी पेपर आंसर की के साथ में यूट्यूब पर होने वाली सभी क्लास की पीडीएफ और आपको सीटेट के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स जो आपको फ्री और पेड दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। अगर आपको फ्री पढ़ना है तो आप फ्री पढ़ सकते हैं, हिमांशी मैम के जितने भी नोट्स हैं यहीं पर उपलब्ध हैं। और जिनको पेड नोट्स खरीदने हैं बहुत ही कम कीमत के ऊपर उपलब्ध हैं। एवीएस और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी की अगर आपको किताबें पढ़नी है क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में तो बिल्कुल फ्री में यहाँ पर उपलब्ध है। साइंस और संस्कृत वगैरह पढ़नी है वो भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है और यहीं पर आपको हिमांशी मैम के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।